तो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिलेक्शन एक्सपर्ट। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने क्या किया था, इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में थोड़ा समझा था कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, और इसके पहले लेक्चर से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। आज के हमारे लेक्चर का मेन टारगेट है, अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से एक्सियल और इक्वेटोरियल कंडीशन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को डिराइव करना, कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी एक्सियल पोजीशन में और इक्वेटोरियल पोजीशन में। तो हमारा पहला टॉपिक है, आज का मेन टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सियल पोजीशन या लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सियल पोजीशन। आज का हमारा मेन टारगेट पहले ये है। तो कुछ चीज़ें हम लोग ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में समझ चुके हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है ये भी हमें पता है, और इलेक्ट्रिक डायपोल के अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये भी हमें पता है। तो दो बातें मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अगर हमारे पास यहाँ पर कोई एक सोर्स चार्ज है Q, और इससे हमें R डिस्टेंस पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q0, मान लीजिए इसका नाम है P पॉइंट, और ये चार्ज रखा हुआ सोर्स चार्ज O पॉइंट पर रखा हुआ है। ऑलरेडी हम लोग इसको कई बार एक्सप्लेन कर चुके हैं, जस्ट रिवीजन कर रहा हूँ। तो हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q, यहाँ पे हम लिखते हैं सोर्स चार्ज अपान R स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन के बारे में मैंने बताया था कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड, अगर ये निगेटिव चार्ज है तो फिर इनवर्ड। तो हम लोग इसके हिसाब से हम यहाँ पे प्लस माइनस आई कैप डायरेक्शन भी डिसाइड कर सकते हैं कि चार्ज हमारा पॉजिटिव है या निगेटिव है। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, कि अगर हमारे पास दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं -Q और +Q, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 2L, तो ये हमारा कहलाता है इलेक्ट्रिक डायपोल। और इसमें एक टर्म डिफाइंड हमने किया था, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, एनी चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। और इसके मैंने डायरेक्शन बताया था, हमेशा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, मतलब यहाँ से इधर की तरफ, दैट इज इस केस में कितना हो गया, इस तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। ये हमारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी क्वांटिटी है, ये भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। तो लास्ट लेक्चर में हम ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम क्या डिस्कस करना चाहते हैं कि अगर ये हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो इस इलेक्ट्रिक डायपोल, मान लीजिए हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये हमारा -Q है और ये +Q है। तो इस डायपोल, ये जो डायपोल है, इस डायपोल की वजह से ये जो एक्सिस ऑफ डायपोल है, इस एक्सिस ऑफ डायपोल पे कोई एक पॉइंट रख दें, मान लीजिए हमने पॉइंट रख दिया P, तो वो पॉइंट P जो है इस एक्सिस पे होना चाहिए, डायपोल के एक्सिस पे होना चाहिए। तो ये पॉइंट किस कंडीशन में है, ये पॉइंट हमारा एक्सियल पोजीशन में है। हमारा एम क्या है, हमको जो एक्सियल पोजीशन है, इस एक्सियल पोजीशन P पे बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। ये हमारा एम है। ओके, सो हम इस डेरिवेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने क्या किया कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल कंसीडर किया। तो हमने क्या कंसीडर किया, एक इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये हमारा A पॉइंट है, मान लीजिए ये हमारा B पॉइंट है, और यहाँ पर एक चार्ज है
माइनस क्यू और एक चार्ज यहाँ पर है प्लस क्यू। और ये डाइपोल है, इसका जो लेंथ है टोटल कितना है r इक्वल टू 2l। और ये डाइपोल का जो O है दिस इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। ठीक है, तो अगर ये डाइपोल का मिड पॉइंट है तो ये डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, हाफ। ये डिस्टेंस हो गया l और इधर वाला डिस्टेंस भी कितना हो गया l। तो मैंने क्या कंसीडर किया, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। let us consider an electric dipole, ठीक है, having length 2l। ओके, हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर किया, उसका लेंथ कितना है 2l है। अब हमारा एम क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द expression of electric field due to electric dipole at any point P। तो मैंने क्या किया, एक पॉइंट लिया है P, at any point P which is situated along the length of the dipole, that is, I mean to say at axial position, तो ये हमारा एम है। तो हमारा एम क्लियर हो गया कि हमें एक्सियल पोजीशन पे किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना। तो हमें यहां पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। किस पॉइंट पे निकालना है, पी। तो पी हमारा पॉइंट है हियर या वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिक्वायर्ड। और ये कैसा पोजीशन है, ये हमारा एक्सियल पोजीशन है, ठीक है। तो बेटा अब यहां पर क्या करना है, हमारे पास दो चार्जेस हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू। तो मैंने मान लिया कि जो पोजीशन है, ये तो हमें पता है ए भी एक डाइपोल है, इस डाइपोल का लेंथ कितना है 2l। तो दिस इज द लेंथ ऑफ द डाइपोल। हमारा ये जो पॉइंट P है इसकी डिस्टेंस हम क्या करते हैं, जो डाइपोल है इसके सेंटर से इस पॉइंट P की डिस्टेंस हमने क्या मान लिया, लेट अस से हमने r डिस्टेंस मान लिया, x कोई भी डिस्टेंस मान सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ से लेकर के डाइपोल के मिड पॉइंट से जो हमारा पॉइंट P है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसका डिस्टेंस क्या ले लिया, r, ठीक है। तो अब ये बताइए कि जो AP है वो कितना होगा और BP है वो कितना होगा। साफ साफ डायग्राम में दिख रहा है कि जो हमारी AP वैल्यू होगी A से लेकर के P तक, वो क्या हो जाएगा, यहाँ तक का जो पॉइंट है O से लेकर के P तक वो R है और इतना एक्स्ट्रा बढ़ गया। तो AP कितना हो जाएगा, R प्लस L। तो इसी प्रकार से BP कितना हो जाएगा, R माइनस L, क्योंकि O से लेकर के P तक का डिस्टेंस R है और ये हमारा डाइपोल का मिड पॉइंट है, तो इतना डिस्टेंस L है। तो अगर BP कितना हो जाएगा, BP हमारा हो जाएगा R माइनस L। तो ये डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, R माइनस L। और A से लेकर P तक का डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ से पूरा यहाँ तक कितना हो गया, ये डिस्टेंस हमारा हो गया R प्लस L। क्लियर। अब हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पता है वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम क्या करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। पहले हम क्या डाइपोल का ये वाला चार्ज ले रहे हैं -q वाला, तो हमें इस -q वाले चार्ज वजह से p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये देखना चाहते हैं। ओके, तो हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज -q ऑफ द डाइपोल, ये देखना चाहते हैं। तो मैंने इसका नोटेशन दिया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, मैं नोटेशन दे रहा हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए किस चार्ज को ले रहे हैं, -q या +q। उसमें मैंने एक वेक्टर लगा दिया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है हमेशा 1/4πε0 चार्ज और डिस्टेंस। तो -q से लेकर p तक का डिस्टेंस कितना है, -q से लेकर p तक का डिस्टेंस कितना है, दैट इज AP। AP मीन्स r + l का होल स्क्वायर। तो ये तो हमारा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। अब बात करते हैं डायरेक्शन कितना होगा। ये चार्ज हमारा -q है, ये चार्ज हमारा पॉइंट P है, यहाँ पे निकालना, जहाँ पे भी निकाला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, हम वहाँ एज्यूम कर लेते हैं कि पास टू और यूनिट चार्ज है +q0। तो इस पॉइंट P पे हमने एज्यूम क्या कर लिया, +q0 कोई पास टू और यूनिट चार्ज है। तो ये -q और ये +q, इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी इधर हो जाएगी ना, इसमें जो डायरेक्शन हो जाएगी इस तरफ हो जाएगी। क्या लिखा मैंने इसको, ये जो डायरेक्शन है EP -q, बिकॉज निगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, इनवर्ड होगा। तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, -pi, मतलब टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, -i। क्लियर। अब हम देखते हैं जो डाइपोल का दूसरा चार्ज है, तो डाइपोल का जो हमारा दूसरा चार्ज है वो कितना है, +q। इसकी वजह से निकालना चाहते हैं सेम। तो इसी तरीके से हम क्या कर जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज +q ऑफ द डाइपोल। डाइपोल के +q चार्ज वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो +q चार्ज वजह से निकालेंगे, तो उस कंडीशन में क्या, अगर +q चार्ज की बात करें तो यहाँ लिखेंगे नोटेशन E एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज +q, मैग्नीट्यूड 1/4πε0 चार्ज, तो उतना ही लेंगे क्योंकि डायरेक्शन में जब की बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में चार्ज को प्लस माइनस नहीं लिखते हैं, प्लस और माइनस डायरेक्शन में काउंट होता है। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिस्टेंस यहाँ से लेना है, क्योंकि +q हमारा कहाँ पे है, B पॉइंट पर रखा है, B से लेकर के P तक का डिस्टेंस कितना है, R - L होल। अब बात करते हैं डायरेक्शन क्या होगी। तो यहाँ पे हमारे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे जिस पॉइंट P पे निकालना है वहाँ पे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है। तो इस केस में क्या होगा, पॉजिटिव इधर से आउटवर्ड, तो इस डायरेक्शन क्या हो जाएगा, EP + Q इधर की तरफ हो जाएगा। तो बोला ये डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सो लेट, ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये हमारी इक्वेशन 2 है। तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। हमारा एम क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। वी वांट टू फाइंड आउट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पर है, इस पॉइंट P पर क्या करना पड़ेगा, हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें पॉइंट P पे निकालना है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें पॉइंट P पे निकालना है, तो इस पॉइंट P पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्यों होगी, जो हमारा पॉइंट P, मान लिया हमारा ये हमारा पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस पॉइंट P पे अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस वजह से हो रही है, दोनों पॉइंट की वजह से हो रही है। तो दोनों की वजह से निकालना हमको, तो क्या करना पड़ेगा, वेक्टर देखना पड़ेगा। तो मतलब अगर हमें इस पॉइंट पे निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन साफ साफ दिख रहा है कि एक इधर है और एक इधर है, तो 2 डायरेक्शन है। तो 2 डायरेक्शन है मतलब हमको इसका रिजल्ट निकालना पड़ेगा। वैसे ही दिख रहा है साफ साफ कि एक हमारा ये वाली डायरेक्शन है, मीन्स
एक डायरेक्शन ये है तो ये हमारा माइनस आई है, एक डायरेक्शन ये है, ये हमारा प्लस आई है। तो दोनों में क्या है, अपोजिट वेक्टर्स हैं, तो अपोजिट वेक्टर का रिजल्ट क्या होगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। तो अगर हमें नहीं भी देखना है तो हमारे पास ऑलरेडी वेक्टर के फॉर्म में रिजल्ट्स लिखे हुए हैं। तो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो देखना चाहते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हमारे पास दो रिजल्ट हैं। एक हमारे पास ये रिजल्ट है EP माइनस क्यू वाला, और एक रिजल्ट है EP प्लस क्यू वाला। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, हम चाहते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट कहाँ पे है, जो दोनों की नोट की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दोनों की वजह से ऐड हो जाएगी। जो P पॉइंट पर है माइनस क्यू चार्ज की वजह से, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड जो P पॉइंट पर है प्लस क्यू चार्ज की वजह से, दोनों को ऐड कर दें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। तो मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी आएगी, इसको मैंने E नेट ये भी वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया। तो दोनों को देखें, काफ़ी चीज़ें कॉमन है, जो कॉमन है उसको बाहर निकालते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू तो सभी में कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू का है कॉमन है। तो यहाँ पर कितना है 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ माइनस आई का, प्लस इस पार्ट पे अगर देखें तो 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, और ये क्या है हमारा प्लस आई का। बाकी ये सारी चीज़ें तो कॉमन थी। तो अगर इसको देखें और कैलकुलेशन करें, सिंप्लीफाई करें, तुम आई कैप अगर पूरा बाहर निकाल दें, मतलब आई कैप बाहर निकाल दें, मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो क्या रिजल्ट आ रहा है, माइनस का 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर प्लस का 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, और आई कैप क्या हो गया हमारा बाहर। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्शन को बता रहा है। साफ सी बात है कि दोनों में देखिए ये टर्म पूरा पॉजिटिव और ये टर्म नेगेटिव है, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, कोई भी फ्रैक्शन है तो अगर जिसका नीचे का पार्ट डिनोमिनेटर का पार्ट कम हो, फ्रैक्शन ज़्यादा होगा, ऑब्वियस थिंग है। तो इसका मतलब कि ये जो पार्ट है यहाँ पर ध्यान से देखें तो जो हमारा ये पार्ट है, ये पार्ट इसका पार्ट, या हम ये कहें ये इसमें r प्लस एल है, तो इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देखें तो डिनोमिनेटर जो है ज़्यादा है, r प्लस एल है, यहाँ r माइनस एल है, तो ये फ्रैक्शन छोटा होगा। मतलब ये जो फ्रैक्शन है ये वाला पार्ट छोटा है और ये वाला पार्ट क्या है बड़ा है। तो नेट साइन निकाल सकते हैं हम दोनों का। तो नेट साइन अगर देखें ध्यान से तो नेट मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं कितना होगा, जैसे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट ही हो गया। तो इसको r माइनस एल r प्लस एल, इसको एलसीएम ले लें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसमें देखते हैं कि दोनों में ये कॉमन है। अब देखिए एलसीएम ले रहे हैं हम, तो मैंने क्या किया यहाँ पे r माइनस एल होल स्क्वायर और r प्लस एल होल स्क्वायर, एलसीएम ले लिया। अब यहाँ r माइनस एल हटाया तो यहाँ बचा r प्लस एल, तो यहाँ पहला टर्म कितना है r प्लस एल है, तो यहाँ क्या बचेगा r है, तो माइनस साइन आ जाएगा और r माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस, अब इधर r माइनस एल निकल गया तो यहाँ क्या बचेगा r प्लस एल, तो यहाँ क्या बचा r प्लस एल का होल स्क्वायर। जस्ट मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, बाकी डायरेक्शन तो लगा ही हुआ है। तो क्या हो गया है वैल्यू, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो ए स्क्वायर पूरा फॉर्मूला लगाएं, पहले इसको लिख दे रहा हूँ पहले मैं, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl हो गया, माइनस इसको लिख रहा हूँ r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, ये टर्म हो गया अपान, ये देखिए r माइनस एल r प्लस एल, तो a माइनस बी प्लस बी के हिसाब से देखें क्या लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस, और चूंकि दोनों का होल स्क्वायर था अगर होल स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पर देख क्या कैंसिल हो रहा है, देखिए अगर ध्यान से तो ये r स्क्वायर एल स्क्वायर r स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या बचा
हमारे पास वैल्यू बची 1/4πε0 2RL और माइनस प्लस प्लस, तो कितना हो गया 4RL अपान R² माइनस L² होल स्क्वायर और I कैप इसकी डायरेक्शन। दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? और हमारे पास एक टर्म क्या, ध्यान से देखें, तो हमारे पास जब हमने कॉमन लिया था तो Q भी था, तो हमारा Q यहाँ पे मिस्ड है, तो Q भी हमारा होना चाहिए, है ना। यहाँ पे Q होगा, यहाँ भी Q होगा, तो मतलब हमारे पास एक टर्म क्या होना चाहिए, एक टर्म हमारे पास Q होना चाहिए। यहाँ पे भी Q होना चाहिए, यहाँ पे भी Q होना चाहिए, तो यहाँ पे भी Q, मतलब हमारे पास एक टर्म Q का भी होना चाहिए। तो हमारे पास क्या आया फाइनल आंसर हमारे पास आया जो ई नेट है इतना आया। अब यहाँ पर इसको मैं थोड़ा मैग्नीफाई कर रहा हूँ, या थोड़ा इसको मैं मैनिपुलेट कर रहा हूँ अलजेब्रिकली। कैसे? 1/4πε0। देखिए यहाँ पर 4 लिखा हो, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2QL, तो बचा गया यहाँ पे, इसका 2 बच गया, इसका R बच गया, तो यहाँ पे लिख दिया 2R अपान R² माइनस L² का होल स्क्वायर और I कैप तो डायरेक्शन है ये इसकी। यहाँ तक क्लियर है? बोलिए। हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा है कि जो हमारा 2QL होता है, इस 2QL को हम लोग क्या बोलते हैं, 2Q × L को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है क्या लिख सकते हैं हम लोग, P = क्या होता है 2QL। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। 2QL क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो अगर हमारा 2QL इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे लिख सकते हैं P। तो ये रिजल्ट क्या बन गया, तो ये हमारा रिजल्ट बन गया E नेट इक्वल्स टू 1/4πε0 2QL की जगह लिख दिया P × 2R अपान R² माइनस L² होल स्क्वायर × I कैप। क्लियर? तो यहाँ तक तुम्हारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया। अब हम प्रैक्टिकली कुछ बात करना चाहते हैं। प्रैक्टिकली क्या है कि जो हमारा डाइपोल होता है उसके बारे में थोड़ा समझें। जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है ऐसा सिस्टम होता है जिसमें 2 इक्वल और अपोजिट चार्जेस होते हैं एंड दे आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। जैसे मैंने आपको पहले क्लास में बताया था, मतलब सोडियम क्लोराइड NaCl है, Na और प्लस और Cl माइनस के बीच का डिस्टेंस, तो मान लिया हमारा एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का है, तो एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर। तो अगर हमारा जो डाइपोल बहुत छोटा है, अगर हम डाइपोल के बारे में बात करें तो नॉर्मली डाइपोल बहुत छोटा होता है, ये माइनस की ओर क्या है, इसके बीच का लेंथ कितना है 2L है। तो अगर हम बोलें कि जो हमारा पॉइंट P है, यहाँ पे पॉइंट P है, तो P की डिस्टेंस अगर ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू द लेंथ ऑफ द डाइपोल, मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि जो R है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब डाइपोल बहुत छोटा है, मतलब उसके चार्जेस के सेपरेशन बहुत कम है, और जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उसकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब हमारा जो P पॉइंट है काफ़ी लार्ज डिस्टेंस पर है इन कंपेरिजन टू द लेंथ ऑफ डाइपोल। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि जो हमारा R² है माइनस L² है, बिकॉज R बहुत ज़्यादा है, मतलब कहने का मतलब जो R हमारा पॉइंट, ये O पॉइंट है, ये हमारा P, ये तो हमारा R है, और ये तो हमारा डाइपोल का लेंथ हाफ है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर R की वैल्यू बहुत ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू द लेंथ ऑफ द डाइपोल, या कह सकते हैं दूसरी बात हम कह सकते हैं डाइपोल इज वेरी स्मॉल, दोनों बातें की हैं, तो उस कंडीशन में जो R² माइनस L² है ये रफली क्या हो जाएगा R² का, इफ डाइपोल इज वेरी स्मॉल। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो डाइपोल का मतलब ही होता है स्मॉल लेंथ। प्रैक्टिकल बात, इफ लगाने कोई मतलब नहीं, प्रैक्टिकली दोनों चार्जेस का डिस्टेंस बहुत कम होता है। तो अगर डाइपोल वेरी स्मॉल बोले या बोले कि अंडर द कंडीशन R इज वेरी 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 ग्रेटर देन इन कंपेरिजन टू द लेंथ ऑफ द डाइपोल, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो कंडीशन है R² माइनस L² किसके इक्वल हो जाएगा, रफली R² के।
तो अगर हम ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर दें तब क्या होगा, इसकी जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये जो टर्म लिखा हुआ है इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। इफ डाइपोल इज वेरी स्मॉल देन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इस कंडीशन में आर स्क्वायर हो जाएगा तो क्या बन गया ये, तो हमारा ए नेट इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो हमारा है 2pr, यहाँ पे क्या लिखेंगे आर स्क्वायर और इसका स्क्वायर और है तो क्या लिखा हुआ है 1 डायरेक्शन में लिखते जाते हैं आई कैप, तो क्या लिखा हुआ है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr/r⁴ इंटू आई कैप। क्लियर। तो क्या बताना चाहता है, यहाँ पर r है, यहाँ पे r⁴ है, तो क्या बना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ इंटू आई कैप। और ये हमारा जो आई कैप है क्या बताना चाहता है, डायरेक्शन। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है डायरेक्शन को। और ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ये क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। तो व्हाट इज द रिजल्ट, रिजल्ट इज दैट इफ वी हैव एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्जेस -q and +q and the separation between the dipole is 2l, then if we want to find the electric field at any point p which is situated at the axial position, then our electric field is 1/4 pi epsilon naught 2p/r³। क्लियर। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम लोगों ने एक्सियल पोजीशन पे निकाल दिया है। थोड़ा मैं यहां पे एक चीज और एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि अभी आपने जो डाइपोल लिया, ये हमारा -q चार्ज था और ये हमारा +q चार्ज था और इसके बीच का डिस्टेंस टोटल 2l था और ये हमारा डाइपोल का मिड पॉइंट था O और ये पॉइंट हमारा है P, एक्सियल पॉइंट है, एक्सियल पोजीशन पे है। और मैंने बताया कि डाइपोल का जो मिड पॉइंट है यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस है r और ये हमारा A पॉइंट था, ये B पॉइंट था, हाफ लेंथ इसका L था, इसका हाफ लेंथ L है। और इसकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई वो हम लोगों ने ऑब्टेन किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ इंटू आई कैप। ये तो रिजल्ट निकाला, ये तो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन। अब एक इसमें जो मैंने बताया ये वाला पार्ट इसका मैग्नीट्यूड और ये पार्ट इसका डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या बताना चाहता है कि इसका जो डायरेक्शन है किधर है, along द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स, क्योंकि जो ये डिस्टेंस है ये कम है और ये डिस्टेंस यहाँ से ज़्यादा थी, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसकी वजह +q चार्ज वजह से आया और किधर आया +i कैप। अगर हम इसके अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो इसका जो मैग्नीट्यूड है अगर उसकी सिर्फ बात करें तो कितना हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³, है ना, एक्सियल कंडीशन में। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि क्या ये जो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसके प्रोपोर्शनल है 1/r³ के, किस केस में, डाइपोल के केस में। लेकिन अगर हम इसको पॉइंट चार्ज से कंपेयर करें, जब अगर एक सिंगल चार्ज था, अगर हमारे पास कोई एक सिंगल चार्ज था, मान लीजिए हमारे पास एक सिंगल चार्ज था, तो सिंगल चार्ज केस में क्या था, हमारे पास एक चार्ज सिंगल चार्ज था, मान लीजिए एक हम सिर्फ सिंगल चार्ज लेते हैं +q और इसकी वजह से हम r डिस्टेंस पर
यही पॉइंट लेते हैं और मैं बोलते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आप क्या बोलते हैं E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। मतलब अगर हमारे पास पॉइंट चार्ज होता, एक सिंपल चार्ज होता, पॉइंट चार्ज होता, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल होता 1/r² के। किसकी वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से। मतलब हमारे पास अगर पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज वजह से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसके प्रोपोर्शनल होती है, 1/r² के प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन अगर हमारा डाइपोल है तो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल होती है, 1/r³। तो हम इससे ये समझाना चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमेशा 1/r² नहीं होती है, डिपेंड करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैसा है, पॉइंट चार्ज है कि डाइपोल है ना, किस सिचुएशन में है। आगे हम जब गॉस लॉ पढ़ेंगे तो दिखाएंगे ऐसा भी हो सकता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पर ना भी डिपेंड करे। जैसे डिस्कस करेंगे हम लोग प्लेन शीट ऑफ चार्ज, तो प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन पर डिपेंड ही नहीं करती है, ठीक है। और अगर हम लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे वहां पे दिखाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r के हिसाब से डिपेंड करती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² होती है, दैट इज करेक्ट। किस केस में, पॉइंट चार्ज केस में। और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल किसके होती है, 1/r³ होती है, किस केस में, डाइपोल के केस में। तो अभी तो आप लोगों ने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन। और ये डेरिवेशन अक्सर आपको चाहे यूपी बोर्ड हो या CBSE हो, ISC हो, हर एक बोर्ड में ये डेरिवेशन पूछा जाता है। तो मैंने इसलिए इस डेरिवेशन के एक एक स्टेप्स क्लियर किए। तो अब हमारा ये टॉपिक कवर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन। थैंक यू।